अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक होंगे और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई कि आपकी सेहत और तबीयत अच्छी होगी। बिल्कुल ऐसी है। आज जब मैं टीवी खोला, अपनी मोबाइल स्क्रीन खोली, तो मुझे पता चला कि लाहौर के मज़ाफ़ात में बारिश हो रही है। फिर मैं जब अपने घर से निकला ऑफिस की तरफ, तो काली घटाएं छाई हुई हैं इस्लामाबाद में भी, और आज बारिश की क्योंकि प्रेडिक्शन भी है, और आज नहीं है गजल, पूरे हफ्ते की प्रेडिक्शन है कि पूरा हफ्ता इस्लामाबाद में बारिशें होंगी। और फिर ये भी प्रेडिक्शन है कि आपका रमज़ान बहुत ज़्यादा ठंडा गुजरने वाला है, और ईद के बाद 2 हफ्ते भी आपके ठंडे गुजरेंगे। सो ये मौसम के हालात है, और जब भी मौसम थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ लेता है तो वैसे इंसान का मूड भी अच्छा हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, सॉन्ग सुनने का दिल करता है। आज मैं देख रहा था, आप भी मेकअप रूम में बैठी हुई सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी। तो इसी तरह से आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप जल्दी से उठिए, क्योंकि ये मौसम है एंजॉय करने का। और थोड़ी देर में जब बारिश होगी, अब्र रहमत होगी, बारान रहमत होगी, तो आप वैसे ही मूड अच्छे हो जाएंगे। जिनके वैसे ही बहुत ज्यादा खराब होते हैं ना, सुबह सुबह उठ के काम की वजह से, टेंशन की वजह से, तो मौसम देख के वैसे भी सारी टेंशन जो है वो खत्म हो जाती हैं। आज बहुत सी खबरें भी आपको देंगे, खैबर पख्तूनख्वा से, कुछ लाहौर से, कुछ कराची से। लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा चलते हैं। करीब है ना? हाँ, वो करीब है, 2 घंटे की दूरी में। तो हम पेशावर से स्टार्ट करेंगे, पेशावर से थोड़ा करीब आएंगे, उसके बाद हम लाहौर चले जाएंगे, फिर लाहौर से घूमते फिरते हम वापस इस्लामाबाद आके ब्रेक ले लेंगे। एग्जैक्टली, और फिर मौसम की बात दोबारा से कर लेंगे। सबसे पहले हवाले से हमारे साथ जवाद मेमन साहब भी मौजूद हैं। एग्जैक्टली, तो सबसे पहले हम नजदीक से ही शुरू कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी स्कूलों के तलबा पर तालीमी ट्रिप्स पर पाबंदी लगा दी गई है। हाँ, क्योंकि वहां पर ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि लेकिन कोई रीजन इनकी क्लियर नहीं है, कोई खास रीजन नहीं बताई गई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने। लेकिन ये कहा गया है कि जितने भी तफरीही सरगर्मियां होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं बच्चों की, जिससे लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों का, उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी गई है। और फैसला सूबे भर के स्कूलों समेत जमशुदा अजला में भी नाफिज होगा। और हुकाम ने तमाम जिला तालीमी अफसरान, DEOs को हिदायत की है कि वो इस हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, वरना आपको भुगतना पड़ेगा अगर आपने इसकी खिलाफ वर्जी की तो। और इस फैसले की वजूहात वाज़ेह नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई खास रीजंस नहीं दी गई। वालिदैन और असातिज़ा में इस वक्त शदीद जो है वो कंट्रोवर्सी भी है, डिबेट भी हो रही है कि आया ये तलबा की सीखने की सलाहियतों पर मनफी असर डालेगा या फिर नहीं। That is true. I'll go with the parents, क्योंकि जो ये इस तरह के ट्रिप्स होते हैं जहाँ पे आप 8वीं 9वीं या फिर 10वीं जमात के स्टूडेंट होते हैं, A लेवल O लेवल के स्टूडेंट होते हैं, तो आपके लिए टिप्स बहुत लाजमी होते हैं। जब आप अपने शहर से निकलते हैं, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, उसके कल्चर को देखते हैं, वहाँ की रवायात को देखते हैं, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मुझे खुद याद है कि बचपन में जब हम मरी पढ़ा करते थे, तो इस्लामाबाद हमें इतना ज़्यादा फैसिनेट करता था। इस्लामाबाद के जू होता था, फिर शक्करपड़ियाँ, आगे पीछे हम जाते थे और एंजॉय करते थे। और वो जो मेमोरीज होती हैं वो आपको सिखाती बहुत ज़्यादा है गजल। और उसके साथ साथ सिखाने के साथ साथ जब आप अपनी लाइफ में आगे जाते हो, तो आपको ये याद होता है कि ये मेरा मैट्रिक का ट्रिप था, हाँ ये मेरा मैट्रिक का ट्रिप था, ये मेरा 7वीं का ट्रिप था। तो इस तरह के ट्रिप्स को गवर्नमेंट क्यों बंद कर रही है, ये रीजंस भी आपको बतानी होंगी कि रीजंस क्या हैं इसके पीछे। कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ हो रहे, क्योंकि सिक्योरिटी की मद में तो हमारा पूरा मुल्क ही ब्लॉक हो जाता है। आप आजकल देख लीजिए, टीम्स आई हुई हैं, तो सारे का सारा आपका इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाता है। खैर, लेकिन कोई खास हादसा भी हो जाते हैं ना बच्चों के हवाले से अक्सर, लेकिन कोई खास रीजन अभी तक नहीं सामने आई है। कोई रीजन बताया जाए तब भी तो बंदा कहता है कि ठीक है, अगर ये लगी है पाबंदी, लेकिन रीजन नहीं है। बट विदाउट रीजन हम इसी तरह सवालात उठाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए इन्होंने पेशावर का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा इस्लामाबाद के और करीब आता हूँ, सवाबी का जिक्र करते हैं। लेकिन ऐसा अंदोनाक वाकया गजल जो मैंने जब पढ़ा तो मैं परेशान हो गया। अच्छा, अपनी ही बेटी जो कि 7वीं जमात की तलबा है, उसको वालिद ने हरासा किया, और हरासा करने वाला वालिद गिरफ्तार हो गया। ये एक बात है सवाबी के एक गांव की, जहां पे 7वीं जमात की एक तलबा की शिकायत पर उसके वालिद के खिलाफ हरासानी का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और मुतासरा लड़की ने पुलिस को बताया कि इसके वालिद ने उसे घर में अकेले देखकर हरासा किया और धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो जान से मार देगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और यही वजह है कि हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। ये जो हमारे अमाल हैं, और बाप बेटी का कितना मुकद्दस रिश्ता है गजल। जब ये मैं बयान कर रहा हूँ तो मेरी फीलिंग्स कुछ नेक्स्ट लेवल की हो जाती हैं
किस तरह से एक बाप अपनी बेटी को हरासा कर सकता है? आपको याद होगा अभी रिसेंट पास में ही, अब से कुछ हफ्तों पहले हमने रिपोर्ट्स भी शेयर की थी, इवन दैट कि हमने सेगमेंट्स भी किए थे, डॉक्टर्स को बुलाया था और बहुत जो सेक्सुअल वेलफेयर के काम करते हैं उन लोगों को भी बुलाया था, और इस हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया था कि ख़वातीन के लिए सबसे गैर महफूज उसका अपना घर है, और ख़वातीन अपने बाप, अपने शोहर, अपने भाइयों से सबसे ज़्यादा जो है वो गैर महफूज है। और उसकी मिसालें जब इस तरह की हमारे सामने आती हैं तो फिर क्या ही बात रह जाती है। इसमें फैक्टर्स कौन से होते हैं? इसमें फैक्टर आपका सोशल मीडिया का है, इसमें फैक्टर आप वेस्टर्न कल्चर का है, इसमें फैक्टर आपके ड्रामा इंडस्ट्री का है, किसका फैक्टर है? क्या आप देखते हैं कि आप उसकी तरफ जाते हैं ना, कोई भी गुनाह करने से पहले ना आपको कुछ तरगीब दी जाती है, मुझे लगता है कि तरीके से सबसे या बड़ा इनडायरेक्ट जो तरीके से फैक्टर है वो अवेयरनेस का है। आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, आपको नहीं पता कि मतलब मैं यही कहूंगी कि कितना शेमलेसली पीपल एक्ट करते हैं, और अपने घर में जब बाप इस तरह का रिएक्ट करेगा या फिर एक्ट करेगा तो फिर क्या ही आप क्या समझेंगे कि आपके घर में एक बेटी महफूज है। एजुकेशन का बहुत बड़ा फैक्टर, एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर एजुकेशन होती तो शायद इस तरह के वाकयात हमें सुनने को ना मिलते। खैर, हम इसके ऊपर बात ही कर सकते हैं और अल्लाह ताला ही आपको हिदायत दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हाफिज नईमुर रहमान के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अभी फिर से जो है रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया है कि रमज़ान पूरा जो है वो धरने दिए जाएंगे, और अभी भी जब उन्होंने धरना दिया तो उस कॉल पे बहुत सारे जो लोग हैं वो थाउजेंड ऑफ पीपल्स जो है वो उनकी कॉल पर उन्होंने लब्बैक का और बाहर निकल आए। हाफिज नईमुर रहमान की मुफ्त IT ट्रेनिंग में हज़ारों नौजवानों की दिलचस्पी। शेखुपुरा और गुजरांवाला में हाफिज नईम की मुफ्त IT ट्रेनिंग कोर्स के टेस्ट में हज़ारों नौजवानों ने शिरकत की, जो पाकिस्तान में डिजिटल महारतों की बढ़ती हुई मांग को जाहिर करता है। और इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम देना है ताकि वो बेहतर रोजगार हासिल कर सकें। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि रमज़ान के स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि हम धरना देंगे, क्योंकि IPPs के मुआहदों के साथ जो मुआहदे हुए थे उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और अवाम को जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इस हवाले से धरने देंगे। ITCT CM पंजाब मरियम नवाज ने बनानी थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला में और शेखोपुरा में हाफिज नईम साहब ने IT की कोर्सेज स्टार्ट करके मकबूल भी बहुत हो रही है हाफिज नईम। मरियम नवाज को थोड़ा सा टफ टाइम तो जरूर दिया। अब आप मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। KP से भी खबर आ गई कि KP ने किस तरह से क्या कुछ किया, सवाबी से भी आ गई, शेखोपुरा से भी आ गई। तो शेखोपुरा के साथ ही बिल्कुल 20 मिनट की मसाफत पे आपका दारुल हुकूमत मौजूद है पंजाब का। वज़ीर आला पंजाब का एक तारीखी फ्री ट्रांसप्लांट प्रोग्राम सामने आया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की तारीख के पहले मुफ्त ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत गरीब मरीजों को जिगर, गुर्दे, बोन मैरो, कर्निया और दीगर आज़ा की पैवंदकारी मुफ्त फराम की जाएगी। ये प्रोग्राम सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में हुकूमत के मुकम्मल माली ताउन से होगा, और मरीजों की रहनुमाई के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी कायम कर दी गई है जो कि मरीजों को फैसिलिटेट करेगी, और डेट इज़ वेरी गुड। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि रावलपिंडी में हमारा जिस तरह से गवर्नमेंट का ये हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजी, वो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जिस तरह रेस्क्यू एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 जो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ था, फिर किडनी हॉस्पिटल है, फिर आपकी जो मेट्रो बस सर्विस है ये भी बहुत अच्छी जा रही है। और अब ये वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और आपको गरीबों के लिए कम से कम इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि वो अपने बुढ़ापे पे उनको ये ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं और हम इलाज कहां से और कल भी हमने एक खबर शेयर की थी जिसमें अंडरग्राउंड जो है ब्लू लाइन सर्विस का आगाज किया जाएगा, जिसका किराया भी सिर्फ 20 रुपए होगा। यहाँ पर भी मेट्रो बस सर्विसेज हैं, ब्लू लाइन है, ग्रीन लाइन है, इसके साथ साथ एक और भी ब्लू कलर की जो ब्लू लाइन है वो भी स्टार्ट कर दी गई है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड स्टेप कि अब ये हॉस्पिटल जिस तरह से आपने बताया कि यहाँ पर इलाज किया जाएगा जिन जिन बीमारियों का आपने बताया, तो हम जो अच्छी चीज़ें उनको सराहना भी चाहिए, हम उनकी तारीफ भी करते हैं। अब आपको मैं लिए चलती हूँ चीन, ठीक है। एक और अच्छा, पंजाब से सीधा चीन? हाँ, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस से आपको याद आ गया कि इलेक्ट्रिक बसेस चीन से आई थी, तो मैं आपको चीन लिए चलती हूँ क्योंकि चीन में मुझे इसलिए जाना है कि अभी हमने इससे पहले बारिशों की बात की थी, थोड़ी सी आपने मरी के हवाले से बात की थी, तो मैंने कहा वहाँ पर भी आपको बता दूं कि हुआ कुछ यूँ कि जाली बर्फानी गाँव सयाहों को धोखा दे गया। अच्छा, जी हाँ, एग्जैक्टली चीन के सूबे में हुआ कुछ यूं कि स्नो विलेज बनाया गया, लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वहाँ पर गए, उन्होंने लुत्फानंदोज हुए, वहाँ पर ऐसे लग रहा था बिल्कुल जिस तरह की एक स्नोफॉल हुई है, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मंजर था। और लेकिन असल में मसला ये था कि वो एक उन्होंने बनाया हुआ था इस तरह कि लग रहा था कि बिल्कुल स्नोफॉल हुई है, लेकिन वो असल में स्नोफॉल नहीं हुई थी। वो सावन की झाग से और कपास से मसनूई बर्फ़ तैयार की गई थी ताकि जो है वो
सयाहों को धोखा दिया जा सके। बट खैर सयाह वहाँ पर गए, उनको इल्म नहीं था, शदीद उनको मायूसी हुई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट उन्होंने शेयर की सोशल मीडिया पर भी। बट देखने में आपको भी ऐसे लग रहा होगा, इस वक्त आप स्क्रीन पर देखें कि ऐसे लग रहा है कि जैसे स्नोफॉल हुई भी है ना? बिल्कुल ऐसी है। और उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा वो तो हम सयाहों से पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएं और आपको जिस तरह की पिक्चर्स में नज़र आ रहा है उस तरह की अगर आपको सीनरी मिले तो वो यकीनी तौर पर सयाहों के लिए फैसिनेट उनको करता है। लेकिन इसके बाद गाँव ने जो उनकी इंतज़ामिया है उसने माजत भी की, टिकट के पैसे वापस लिए और मुमकिन धोखाधड़ी की तहकीकात के लिए आर्जी तौर पर उस मकाम को बंद कर दिया गया है। लेकिन अच्छा है, मुझे तो पिक्चर्स में तो अच्छा लग रहा है जिन्होंने टिकट्स लिए हमारे जैसे स्नोफॉल इसी तरह होता है। और ये एक बड़ी क्रिएटिविटी है इटसेल्फ कि आप इतना ज़बरदस्त गर्म मौसम में मसनूई एक स्नो का गाँव आपने तैयार कर दिया। ख़वातीन औज़ात, आगे बढ़ते हुए गज़ल आपकी मैं थोड़ा सा जो है ना वो इम्तिहान लेना चाहता हूँ। चीन और चैन में थोड़ा सा फ़र्क है। रात को सब चैन करते हैं, सुकून करते हैं, नींद करते हैं, और चैन और करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। लेकिन मैं अब आपको पूछूंगा कि आप रात को दांत साफ करती हो तो आप कहेंगे नहीं मैं सुबह करती हूँ। रात को कर लेती हूँ लेकिन रूटीन से नहीं करती। कभी कभार करती। कभी कभार सच्ची बातें बोला, सच्ची मैं सच मैं बात तो करते ही हूं ना, मैं तो करते ही हूं। आप देखें ना बोल्ड, तो इससे नुकसानात क्या? मैं मुझे आज स्टोरी पता चली, आइंदा बात तो बिल्कुल रोजाना करना, वो क्या कहते हैं तो कूचू मारूंगा। अच्छा जी, रात को दांत साफ करने की आदत दिल के अमराज से आपको बचा सकती है। अच्छा, तहकीक में ये बात सामने आई है कि रात को दांत साफ करना दिल की बीमारियों के खतरे को कम कर सकता है। मुताले के मुताबिक जो अफराद सुबह और रात दोनों औकात में दांत साफ करते हैं उनमें दिल की बीमारियों की शरह उन लोगों के मुकाबले में कम होती है जो रात को ब्रश नहीं करते। माहिरीन के मुताबिक रात को दांत ना ब्रश करने से मुंह में नुकसानदेह बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जो सोजश और दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं। सो आप इरादा कीजिए, गज़ल और मैं भी इरादा कर चुके हैं कि आइंदा से हमने रात को भी और दिन को तो हम करते हैं, सुबह सारे करके आते हैं नॉर्मली। मैं तो करता हूँ कि अब जब जो चीज़ आप कर रहे हो ना आपको लगता है सारा पाकिस्तान कर रहा है, शायद बहुत सारे लोग दिन में भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपने अगर दिल की बीमारियों से बचना है तो आपने दिन में भी और रात में भी ब्रश जरूर करना है। ख़वातीन औज़ात ब्रश कर लें, मिसवाक कर लें, जो भी करना है कर लें। लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मौसम की जो कि अंगड़ाइयाँ बदल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब मौसम की बात करेंगे जो कि अंगड़ाइयाँ ले रहा है। कराची में गर्मी, लेकिन शुमाली इलाका जात की बात की जाए, शुमाल की बात की जाए तो वहाँ पे बारिशों का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कराची के मौसम के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, पेशगोई भी उन्होंने की है कि शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि समुद्री हवाएं चलने और हवा में नमी का तनासुब 88% रहने का तवक्को है। ताम फ़िज़ाई मेयार मुज़र करार दिया गया है जो शहरियों के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरी जानिब अगर मुल्क भर में बात की जाए मुल्क भर की, तो वहाँ पे एक नया बारिशों का सिलसिला दाखिल हो रहा है। पंजाब, KPK और शुमाली इलाका जात में यालाबारी और बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है और ये पेशगोई की गई है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। क्या ये बारिशों का सिलसिला सर्दी को तवील कर देगा या फिर मौसम में जो बहार है उसकी आमद की निशानी है? मजीद तफसीलात जानने के लिए आज हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है जवाद मेमन साहब। उन्हीं से जान लेते हैं हाल के असल में अब क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं और क्या पेशगोई है। जवाद मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताएं कि कराची में दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा हमें बताया जा रहा है, 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि यहाँ तो बारिशों का सिलसिला मुझे लगता है अब शुरू होने वाला है। 8 बजे भी बारिश बताई गई थी, 9 बजे भी। जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, कराची में जो है वो पिछले दिनों जो है वो मौसम थोड़ा सा गर्म ही है, क्योंकि इन इलाकों में जो है वो खुसूसी तौर पर जो हमारे साहिली और जनूबी इलाके हैं यहाँ पे मौसम सरमा तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बाहर का मौसम है। तो बाहर के मौसम में अमूमन यही होता है कि दिन के औकात में दर्जा हरारत जो है वो 30, 31, 32 डिग्री के आसपास रहते हैं, लेकिन शाम में रात के टाइम जो है वो मौसम यहाँ पर काफी हद तक बेहतर हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो भी 18 से 20 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। आज कराची में खासा अच्छा खूबसूरत दिन है क्योंकि बादल हैं काफी हद तक और ठंडी ठंडी हवाएं भी हैं और दर्जा हरारत आज भी जो है वो 29 से 31 डिग्री के आसपास रहेगा। अच्छा जवाद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो फ़िज़ाई आलूदगी की बात की है, ये फ़िज़ाई जो मयार है वो किस तरह से मुज़र रहेगा? क्या कुछ खराबियाँ हैं कराची में जो कि फ़िज़ाई मयार को बेहतर नहीं बना सक रही? देखिए असद भाई, असल में जब विंड डायरेक्शन चेंज होती हैं, अमूमन जब इस तरीके के मगरिबी हवाओं के सिस्टम आते हैं
तो कराची में जो समंदर से चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो काफी हद तक स्टॉप हो जाती हैं, और इस वक्त भी जो है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि थोड़ी सी ड्राई विंड्स हैं, और नॉर्थ की जानिब से जब विंड्स चलती हैं तो थोड़ी सी मट्टी और गर्दालू हवाएं होती हैं ये। इस वजह से थोड़ा सा फिजाई मेयार जो है वो मॉडरेट इस वक्त है, और कुछ सेंसिटिव लोगों के लिए थोड़ा सा ये वो होता है इनसेंसिटिव। लेकिन ये है कि जैसे ही शाम तक जो है वो हवाएं बहाल होंगी तो ये काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा है, 70 से 90% के करीब है, तो हल्का सा हेजी थोड़ा सा फॉगी वेदर भी है, इससे भी जो है वो थोड़ा बहुत एयर क्वालिटी में इफेक्ट आता है। सही। तो जवाद मेमन साहब, अभी जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे और अभी आप कहा कि अब यहाँ पर मौसम सरमा तो कराची में ख़त्म हो चुका है, तो फिर क्या ये मौसम बहार जो है ये तवील हो जाएगा, हम यही समझें? देखिए, इतना ज्यादा तवील नहीं होगा क्योंकि पिछले कुछ सालों से क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो है हमारे यहाँ मौसम बहार जो है वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है, स्पेशली जो हमारे सदर्न एरियाज में पाकिस्तान के, यहाँ पर ये 2.5-3 हफ्ते 3.5 हफ्तों तक चलता है। तो इस दफा भी ऐसे ही नजर आ रहा है कि अगले हफ्ते के बाद से यानी कि रमजान के पहले अशरे के बाद से जो है वो मार्च के दूसरे हफ्ते से फिर टेम्परेचर यहाँ पे खासा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट मार्च के स्टार्टिंग में भी जो है वो दर्जे हरारत 34 से 36 डिग्री के आसपास जाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये हल्की गर्मियों का स्टार्ट इसे आप कह सकते हैं। अच्छा जवाद साहब, जो बालाई इलाकों की मैंने बात की थी इंट्रो में, स्पेशली लाहौर की भी इसमें शामिल कर लें, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, फिर मरी और कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। सो आइंदा आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा मौसमी एतबार से, स्पेशली पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की अगर बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखें जिस तरह आपने इंटरव्यू में भी बताया कि एक अच्छा मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो इनफैक्ट इसके कुछ असरात जो है वो कल से आना शुरू हो चुके हैं बलूचिस्तान के एरियाज में, लेकिन ये आज से लेके तकरीबन 2 मार्च तक जो है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से को मुतासिर करेगा। स्पेशली इसमें पंजाब के अक्सर मकामात हैं और हमारे शुमाली इलाका जात के भी 80 से 90% मकामात हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में तेज बारिशें हैं, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद डिवीजन में कल रात में बारिश हुई है। सरगोदा, गुजरावाला डिवीजन, जो हमारे सदर्न पंजाब के इलाके हैं, मुल्तान, रिहाड़ी, भावलपुर के जो इलाके हैं, यहाँ पर अगले 3 से 4 दिनों के दौरान वक्फे वक्फे से जो है वो बारिशें रहेंगी। कई मुकामात पर ज्वालाबारी भी हो सकती है, और लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी में जो है वो 2 से 3 अच्छे तेज मूसलाधार बारिश के स्पेल भी मुमकिन है। बात करें शुमाली इलाका जात की तरफ, तो शुमाली इलाका जात के भी अक्सर इलाकों में जो नीचे के इलाके हैं वहां पर बारिशें हैं, बर्फबारी जो है वो पहाड़ों के इलाके में काफी अच्छी नजर आ रही है। 2 से 3 हैवी स्पेल भी हो सकते हैं बर्फबारी के पहाड़ी इलाकों में। साथ ही साथ जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है स्पेशली चाहे वो नॉर्दर्न एरियाज में हो या मरी गलियार डिवीजन हो, यहाँ पर भी जो है वो 2 से 3 बर्फबारी के स्पेल नजर आ रहे हैं। अच्छा जवाब साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों में बारिश नहीं हुई। 2 सवाल करूंगा, हमारे पास 1 से 2 मिनट है, उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। तो अभी जो ये बर्फबारी का सिलसिला या बारिश का सिलसिला, ये पानी की कमी को शहरी इलाकों में कम कर सकता है या नहीं कर सकता? फिर सर्दी की शिद्दत के हवाले से बताइएगा कि सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी या फिर ट्रांजिशंस के साथ हम गर्मी की तरफ जाएंगे? जी असलैन भाई, बिल्कुल इस वक्त जो ड्राउट कंडीशन चल रही है मुल्क के बड़े हिस्से में, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले ये जो सिस्टम्स हैं और इसके बाद भी जो मजीद सिस्टम्स आएंगे उसमें काफी हद तक जो है वो रिलीफ मिलेगा। बर्फबारी होगी तो फिर गर्मी की सीजन में दरियाओं में जो है वो पानी का बहाव इंशाल्लाह उम्मीद है कि काफी हद तक बेहतर होगा। वो जो डेफिसिट था जो पिछले महीनों हमने देखा था, वो उम्मीद है कि आने वाले सिस्टम्स में जो है उसमें काफी हद तक जो है वो रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। रही बात सर्दियों के हवाले से, तो जिन इलाकों में अभी सर्दियां मौजूद हैं स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज, पंजाब के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, इस सिस्टम के बाद जो है वो मजीद कुछ हद तक सर्दी बढ़ेगी। कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस हैं कि एक हल्की सर्दी की लहर इन इलाकों में भी आ सकती है, और जो हमारे जुनूबी इलाके हैं यहाँ पर जहाँ पर बाहर का मौसम है, यहाँ पर भी कुछ हद तक उम्मीद है कि इस सिस्टम के बाद थोड़े बहुत टेम्परेचर्स डाउन होंगे। सर्दी का मौसम या सर्दी की लहर तो नहीं कहलाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो दिन के औकात में स्पेशली दर्जे हरारत जो है वो अंडर 30s आना शुरू हो जाएंगे। चलें, सही। थैंक यू सो मच। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि कितना हरारत कम होगा, ज़्यादा होगा, कितना ज़्यादा तवील होगा मौसम बहार, या फिर बारिशों का सिलसिला कितना तवील हो सकता है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत, एक तरफ अगर पीटीआई की बात की जाए तो जो कि मज़ामती सियासत, और दूसरी तरफ अगर जेयूआईएफ की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं पे अपोजिशन के साथ बैठने की कोशिश कर रही हैं। और
हुकूमत के लिए भी मुश्किलात हैं, हुकूमत के जो अपने इत्तेहादी हुकूमत हैं। की समझ नहीं आ रही कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी जिस तरह से उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी अब होनी क्या चाहिए, क्या वो घबराए हुए हैं या फिर क्या सूरत हाल है। ये तमाम तर कुछ अहम बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराजी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी शराई साहब ने हमें ज्वाइन नहीं किया है, शराई साहब आ जाएंगे, लेकिन जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है गज़ल, उसको लेके मेरे ख्याल आपको भी तशवीश होगी, क्योंकि आपको पता है कि अब जिस तरह से कॉल्स दी जा रही हैं, ईद के बाद तहरीक चलाने का कह दिया है पीटीआई ने, और बार बार जब भी हम जितने भी रहनुमा हैं पीटीआई के हम हमारे साथ मौजूद होते हैं तो उनसे एक सवाल हम ज़रूर करते हैं कि क्या आप सड़कों की सियासत ही हमें नज़र आएगी, क्या यही ऑप्शंस उनके पास रह गए हैं। तो वो यही कहते हैं कि अपोजिशन अलायंस बन रहा है और बहुत ही मजबूत अलायंस बन रहा है। और सबसे बड़ी बात हसनैन इसमें यह है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जिस तरह से 26वीं आने तरमीम में हुकूमत ने उनके साथ किया था ना, अब जो है वो अपने सारे TOR नहीं उनके साथ देखें, ये आप नहीं भूलेंगे उनके साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ठीक नहीं किया ना, नहीं किया, लेकिन सारी अब 26वीं आईनी तरमीम में उनके साथ उस मुशावरत में रहे, उनको तमाम तर उन्होंने गाइडलाइंस दी, अपनी लीगल टीम दी, उन्होंने वो TORs तरतीब दिए। लेकिन उसके बाद जब वो आया कि हम अब इसको गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके इसको अप्रूव करवाएंगे, तो वो बानी की कॉल पे बैक हो गए थे। सो ये बानी PTI का जो मामला भी है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे इतना मजबूत नहीं करता, क्योंकि जब पावर सारी ही आपके चेयरमैन के पास, बानी चेयरमैन के पास होंगी, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से आप अपना हुक्म लेंगे, फिर मौलाना साहब को बताएंगे, फिर आप शाहिद खाकान अब्बासी को बताएंगे, फिर अचकज़ई साहब को बताएंगे, हामिद रज़ा साहब को बताएंगे, तो थिंग्स विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट कि इस अपोजिशन इत्तेहाद से जितनी हमें उम्मीदें हैं ये शायद उस स्पीड से काम ना कर सके। लेकिन मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं कि कल 26 और 27, यानी कि आज 25 है, कल 26 और 27 को जो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है, जिसकी क़यादत जो करने वाले हैं मेज़बानी वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं और शाहिद खान अब्बासी ये करेंगे। और तमाम अपोजिशन जितनी भी जमातें, उनको दावत दी गई है कि आप आएँ और बैठें और मजबूत जो है ना अलायंस बनाएं। और मकसद क्या है? मकसद हुकूमत को टफ टाइम देना है, हुकूमत को टफ टाइम देना है। लेकिन जहाँ पे आपने बात की शाहिद खाकान अब्बासी की और महमूद खान अचकज़ई की, अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ेगा कि दोनों बहुत बड़े सियासी कदकाठ के मालिक हैं। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन की सियासत भी की, कुछ हुकूमत की सियासत भी उन्होंने की। शाहिद खाकान अब्बासी साबिक प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इनके पास उस तरह की स्ट्रीट पावर मौजूद नहीं है। जब तक इस अपोजिशन अलायंस में आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को नहीं डालेंगे, जिनके पास स्ट्रीट पावर है, जिनके पास सूबे में गवर्नमेंट रही है, स्पेशली अगर KP की बात करें, जो मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, मुख्तलिफ अपोजिशन में रहे हैं, सो उनके पास वो तमाम तरह जो निगोशिएशन पावर्स होती हैं वो भी होती हैं, स्ट्रीट पावर भी होती है। रहे थे ना, वो भी यही कह रहे थे कि हमारी बातचीत चल रही है, अब देखें कि किस हद तक ये मजबूत होते हैं और क्या हमारी शराइत। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे भी ये सवाल करूं कि यहाँ पे अगर शाहिद खाकान अब्बासी PTI की तरफ चले जाते हैं या उनसे इत्तेहाद कर लेते हैं, महमूद अचकज़ई ऑलरेडी उनके साथ हैं, लेकिन डंड तब पड़ेगा जब फजलुर रहमान साहब आएंगे या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब के जाने से पड़ेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मौलाना के पास एक स्ट्रीट पावर है और मौलाना ही की वजह से, आपको जिस तरह के पता है कि मौलाना जो है वो जिस तरह से गढ़ माने जाते हैं तमाम तर, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगले पीछे कुछ ही अरसे पहले आंखों का तारा बने हुए थे, सियासत का मरकज था उनका एक घर मौलाना साहब का, और चाहे वो अपोजिशन हो या फिर हुकूमत वाले हो, सभी मौलाना का घर का जो है वो रुख कर रहे थे। शराई साहब की तरफ आप जा रही थी, तो शराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार शराई साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। शायद साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुल्की सियासी मंजरनामे की हम बात कर रहे थे। सर, अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की अगर बात की जाए, फिर उस अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी ठीक है, एक कद काट के मालिक तो ज़रूर हैं, लेकिन सियासी तौर पर शायद इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। क्या समझते हैं मौलाना साहब, दोनों तरफ ही बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ भी और अपोजिशन की तरफ भी, किस तरफ जाके मौलाना साहब इत्तेहाद करेंगे? देखें, अगर हम उनका जो कंडक्ट 26वीं यानी तरमीम के दौरान देखें तो वो विकेट के दोनों तरफ खेलते रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ की जो पार्लियामान के अंदर एक स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल किया और एक प्रेशर डेवलप किया। और वो इस बात का क्लेम भी करते हैं कि 26वीं यानी तरमीम में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उनके कहने पे निकाल दी गई और उसको बड़े एक मुनासिब अंदाज में जो है अप्रूव किया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी वो एक बड़ी डिसाइसिव फोर्स है, और जिस तरह अब ये अलायंस वसी होता जा रहा है, आपको मालूम है कि पिछले दिनों ये लोग सिंध में भी गए और पीर पगारा साहब जो GDA है उसके साथ जिनकी नेगोशिएशंस हुई। तो अब देखना ये है कि क्या
इस इत्तेहाद में शामिल तमाम जो फरीकैन हैं वो एक दूसरे पे एतमाद करते हैं और फिर जो एक बात वो तय कर लेते हैं, गोया कि अगर वो अवामी ताकत के जरिए इस हुकूमत को इस बात पे मजबूर करें कि वो इलेक्शन का ऑडिट हो, या बहुत सारे ऐसे इकदाम के जो ये इत्तेहाद समझते हैं कि गैर जमहूरी है वो लिए गए हैं, उनकी तस्हीह होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद अपना बेहतरीन रोल प्ले कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन फरीकैन के अंदर एतमाद का एक फुकदान है और हर कोई इस बात का डर और खौफ अपने दिल में लिए बैठा है कि जब कोई एक डिसाइसिव मोमेंट आएगी तो कोई एक फरीक उठ के हुकूमत के साथ साथ करके अपने लिए कुछ फायदे ले लेगा और इत्तेहाद से बाहर निकल जाएगा। और आपको मालूम है कि PDM के दौरान भी ऐसा हुआ था कि जब वो इत्तेहाद बना था और आखिरी मरहले पे जाके पीपल्स पार्टी उस इत्तेहाद से अलग हो गई थी और वो चीजें फिर आगे नहीं बढ़ पाई। तो देखे मेरे ख्याल में अगर ये लोग समझते हैं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें जमहूरियत के लिए सियासतदानों के लिए स्पेस कम हो रही है, तो फिर तो हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि तमाम ज़ाती फ़ायदे और नुकसानात को बाले ताक रख के इस इत्तेहाद को आगे बढ़ना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। लेकिन अगर इसमें नीयत ये है कि प्रेशर डेवलप करके फिर ज़ाती फ़ायदे लेने हैं तो फिर माजी की तारीख भरी पड़ी है। इसमें तो हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने एक अहम मरहले पे आके फिर डील्स की हैं और फिर उसके बाद खामोशी से घरों को चले गए और वो बड़ी तब्दीली नहीं आ पाई कि जिसकी लोग तमन्ना करते हैं। लेकिन शहनाजी साहब, कल और परसों के हवाले से भी एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसकी मेजबानी महमूद खान अचकजई साहब करेंगे अपोजिशन अलायंस के हवाले से, और शाहिद खान अब्बासी साहब करेंगे, और मकसद उनका ये है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। तो क्या खतरे की घंटी है? आप समझते हैं कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हुकूमत भी परेशान है? जी, हुकूमत को परेशान तो होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये लोग एक नेक नियति से आगे बढ़ते हैं। और मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि मौलाना साहब के पास एक स्ट्रीट पावर है, उसके जो वर्कर्स हैं वो बड़े कमिटेड लोग हैं। शायद तहरीक इंसाफ वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकी कि जो मौलाना साहब डाल सकते हैं, और यही खौफ हुकूमत वक्त को भी खाया जा रहा है। और बार बार जब इस तरह की कोई मूव बनती है तो हुकूमत बजाय तहरीक इंसाफ को, जिनकी 80 से ज्यादा नशिस्तें कौमी असम्बली में, जिनकी एक सूबे के अंदर हुकूमत है जो पंजाब के अंदर बड़ी अच्छी तादाद में मौजूद है, उस जमात को इंगेज करने के बजाय वो मौलाना साहब को इंगेज करते हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि उनके पास जो स्पीड पावर है वो तहरीक इंसाफ से कहीं बड़ी है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इस वक्त भी कोशिश हुकूमत वक्त की तो यही होगी। लेकिन अगर मौलाना साहब, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये तय कर चुके हैं कि अब इनफ इज इनफ, इसके बाद ना तो चाहेंगे कि पार्लियामान कंप्रोमाइज करे इतना, ना इस मुल्क की अदलिया को इतना बड़े कंप्रोमाइज में डाला जाए, और दीगर भी जो एक तरह से स्पेस है वो भी ना छिन जाए सियासतदानों से। तो फिर तो मेरा ख्याल में उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरह अचकजई साहब, खाकान अब्बासी साहब, ये खुद पीपल्स पार्टी मैं तहरीक इंसाफ अगर ये चाह रही है कि अब अवामी ताकत के जरिए इस हुकूमत को बैकफुट पे डाला जाए और चीज़ों को अडजस्ट करने की कोशिश की जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज राइट टाइम। लेकिन प्रॉब्लम वही है, मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एतमाद का फुकदान है, और हम अब भी माजी के कंडक्ट को देखते हुए इन लोगों की नीयत पर शक कर सकते हैं। हमें ये आगे चल के पता नहीं जब कोई अहम मरहला आएगा तो ये लोग कैसे बिहेव करेंगे। अच्छा, ऐसे मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है वो भी नोक जोक पे है। एक तरफ से बयानबाजी होती है पंजाब से, दूसरी तरफ से सिंध से होती है। ये सिर्फ मीडिया सेलिंग पॉइंट है या फिर हकीकत में भी इन जमातों में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं? देखें, एक है तो बड़ा अननेचुरल अलायंस ना, हम बार बार इस पर बात कर चुके हैं कि एक बड़ा गैर फितरी किस्म का इत्तेहाद है जिसमें दोनों जमात एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जो बड़े जेन्युइन हैं, जैसे अब देखें इन दिनों में एक इशू चल रहा है वहाँ पे जो नेशनल हाईवे की तामीर का मामला है, गोया कि सिंध की ये बड़ी जायज़ गिला है कि ये तो वफाकी सब्जेक्ट है और शायद पंजाब के अंदर तो सब कुछ ठीक हो रहा है, बट सिंध के अंदर जो वफाकी मंसूबे हैं उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, या नई नहरें निकालने से मुताल्लिक है। उनका ख्याल है कि बदीन, ठट्ठा और इस तरह के जो बाकी वहाँ पे जरी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी ज़मीनों के लिए ऑलरेडी 40% पानी कम मिल रहा है, और आप यहाँ पे चोलिस्तान को आबाद करने के लिए सिंध की ज़मीनों को बंजर करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में है तो बड़े उनके जेन्युइन कंसर्न, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो सियासी तौर पे फैसले करने में आज़ाद है कि नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो फैसले आज़ाद करने में आज़ाद नहीं है।
उनको भी कहीं से अप्रूवल लेनी पड़ती है, बिल्कुल। वरना इसके बावजूद कि वो अपना शायद वोट बैंक भी खो रहे हैं, क्योंकि जो पब्लिक डिमांड के साथ आप जब नहीं खड़े होते तो यकीनी तौर पे लोग फिर आपके साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते, तो उनका पॉलिटिकल लॉस हो रहा है। लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी स्कीम का हिस्सा है कि जिसमें इक़्तिदार में मजबूरन रहना है और किसी इशारे का मुंतज़िर रहना है। वहां से अगर कोई इशारा आएगा तो शायद ठीक है, वरना उस सूरत में गिले होते हुए भी वो उनके साथ रहेंगे। और ये बिल्कुल अमल आप ठीक कह रहे हैं शराजी साहब, उनको भी अप्रूवल की जरूरत होती है और भी बहुत से मामला थे जिसके ऊपर आपसे डिस्कशन करनी थी। जुडिशल कमीशन के हवाले से भी जो डिस्कशन की जा रही थी पीटीआई के हवाले से कि 9 मई के ऊपर बनना चाहिए, उसकी भी दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। खैर थैंक यू सो मच। इफ्तिखार शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुल्क की सियासत के ऊपर जो है हम उनसे बातचीत कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या होनी चाहिए हुकूमत की भी। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का और न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का जो सफ़र है वो महज छठे दिन ही ख़त्म हो गया। क्योंकि जब पाकिस्तान बांग्लादेश से या फिर हम जब हारे थे भारत से, तो उसके बाद हमें लग रहा था न्यूजीलैंड से भी हारने के बाद कि शायद थोड़ी सी अगर मगर की सिचुएशन है। लेकिन कल जब न्यूजीलैंड जीत गया तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो थोड़ी सी उम्मीदें थी वो भी ख़त्म हो गई। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लिया और उसके साथ ही पाकिस्तान की तमाम उम्मीदें भी अब दम तोड़ चुकी हैं और इवेंट में मुसलसल 2 शिकस्तों के बाद कौमी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से मुकम्मल तौर पर अब बाहर हो गई और अब भारत और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और ये शिकस्त सिर्फ एक मैच की नाकामी नहीं बल्कि इस बड़ी हकीकत को भी सामने ले आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों में कहां कमजोरियां रह गई। बैटिंग फ्लॉप, बॉलिंग बेअसर और फील्डिंग नाकाबिले यकीन हद तक खराब। शायकीन क्रिकेट गुस्से में हैं और साबिक क्रिकेटर सख्त तनकीद भी करते हुए नजर आ रहे हैं और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां कब आएंगी, कब बेहतर होगी। और कल तो मैं एक बहुत बड़े एक्सपर्ट को भी सुन रही थी, उन्होंने भी यही बात की कि हाउ कैन अ टीम बी ऑन मेरिट अगर आपके चेयरमैन इटसेल्फ खुद ही जो है वो मेरिट पर नहीं होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी पर भी बहुत तनकीद हो रही है। नहीं, मेरिट पे तो पाकिस्तान में खैर कोई भी नहीं है जो ऊपर भी बैठे हुए। खैर इसी तमाम तर इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑस्ट्रेलिया से अरसलान जज साहब। अरसलान भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, स्टेट अवे अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो अब हमारा दूसरे इवेंट में राउंड से ही अरसलान साहब से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लाइन ड्रॉप हो चुकी है, ऊपर से हुक्म आया है कि आप फिलहाल खुद ही कैरी ऑन करें। तो गजल सवाल कीजिए। बिल्कुल, मैंने जैसे अभी आपसे पहले कहा, सवाल कीजिए। मैंने जैसे अभी आपसे पहले कहा ना कि कल बहुत से एक्सपर्ट्स की बात कर रहे थे कि टीम कैसे मेरिट पर होगी जब आपके चेयरमैन इटसेल्फ खुद ही मेरिट पर नहीं है। तो मोहसिन नकवी के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है हसनैन, और ये भी बात की जा रही है कि हम तो इस मंच से पिछले 6 महीने से लगे हुए हैं कि सब चीज़ें गलत हो रही हैं। आज माशाल्लाह से लोग भी तनकीद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन खैर अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या फिर क्रिकेट एनालिस्ट आपको तब्दीलियों की बात कर रहे हैं कि टीम में कोई कह रहा है 6 तब्दीलियां होनी चाहिए, कोई कह रहा है 8 तब्दीलियां होनी चाहिए, कोई कह रहा है 3 तब्दीलियां होनी चाहिए। सो इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए वंस अगेन हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान जट साहब ने, ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अरसलान, पाकिस्तान की टीम 29 साल का इंतजार चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तानियों को, और 120 घंटे में टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। क्या गलतियाँ हो रही हैं? अब हर शख्स तब्दीली की बात कर रहा है, तब्दीलियां हमने बहुत देख ली। मेरा ख्याल है कि अब किसी रूट कॉज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर बात होनी चाहिए, जो कि हमारा सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट अब हॉकी की तरफ जा रही है। थैंक यू सो मच पहले स्नैन आप दोनों का, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर भी रहे हैं, अक्सर देखने को मिलता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से आप होस्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि मुझे मौका दिया। जहाँ तक क्रिकेट टीम की बात है, देखें आपने 120 घंटे का, हमने तो डे 1 से, जब अभी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज नहीं हुआ था, उस वक्त ही ये कह दिया था कि रिटन ऑन द वॉल है कि जिस तरह की टीम सेलेक्ट की गई है और जिस तरह का पिछले कुछ अरसे से तैयारी चल रही थी, समझ से बाहर है। एक आम क्रिकेट फैन, हम तो चले क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, आप स्पोर्ट्स कवर करते हैं, फील्ड में होते हैं, हमारा रोज इन्हीं के साथ उठना बैठना, देखना, सवाल करना, हम तो बहुत अरसे से ये कर रहे हैं। लेकिन आम क्रिकेट फैन जो सिर्फ मैच की हद तक महदूद है, वो भी ये बात, इस टीम को देख के ये बात कर रहा था कि इस टीम में दमखम नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये देखें कि आपने अरबों रुपए जो है वो कज़ाफी स्टेडियम पे लगा दिए, स्टेडियम तैयार किया, और आपके क्रिकेट फैंस जो हैं, एक इतना बड़ा इवेंट जो आप होस्ट कर रहे हैं, उस स्टेडियम के अंदर आपकी टीम का एक मैच देखने जो है उनको नसीब नहीं हुआ। तो यहाँ से अपनी तैयारियों का आप अंदाजा लगा लें कि कज़ाफी स्टेडियम तो आपने तैयार कर लिया,
लेकिन वो चंद लड़के आप तैयार नहीं कर सके कि जो आपको वहां पे खेलता हुए भी दिखाई दें। आपने देखा होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सीरीज जीती, उसके बाद साउथ अफ्रीका जाके सीरीज जीती, और जब वेस्ट इंडीज हमारे घर में आई तो हमने वही लड़के जो ऑस्ट्रेलिया में जीत कर गए, जो साउथ अफ्रीका में जीत कर आए, हमने उनको बाय कर दिया विदाउट एनी रीजन। और आपने जो है वो खुशदिल शाह को, फहीम अशरफ को, जो है वो इन बीपीएल जो एक थर्ड क्लास लीग है जहां पे टीमों के ड्यूज भी क्लियर नहीं होते, प्लेयर्स के पैसे जो है उनको नहीं मिलते, ऐसी एक लीग से जो है वो परफॉर्मेंस, उस लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लड़कों को उठाकर जो है वो टीम में फेंक दिया। और ये तो सारी चीजें जो हैं वो पहले से तयशुदा थी। आज लोग बातें कर रहे हैं जी मोहसिन नकवी ने तो कहा था एक दिन पहले कि आप टीम चेंज कर लें, और भाई मोहसिन नकवी की पावर तो आपके वजीर आजम से भी ज्यादा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहसिन नकवी अगर कोई बात कहें और आप उसको मनोअन तस्लीम ना करें। तो ये सिर्फ अब दिफा किया जा रहा है। वो मोहसिन कोई जो है वो मोहसिन नकवी का दिफा करता नजर आ रहा है, कोई हमें आकिब जावेद का दिफा करते नजर आ रहा है, लेकिन कोई जो है वो प्लेयर्स के ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे प्लेयर्स से ज्यादा जो कसूरवार है वो पीसीबी है, मोहसिन नकवी है, आकिब जावेद है, और ये सिस्टम है कि जिसने पिछले कई अरसे से हमें पता भी था कि हम इतने 30 सालों के बाद जो है इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एंड मौके के ऊपर जो है वो ऐसी टीम को मैदान में उतार दिया जो कि अमेरिका से भी हार जाए। हमने तो हारे हुए हैं पहले, लेकिन आज इस टीम को आप किसी भी इवेंट में किसी छोटी टीम के सामने भी खड़ा कर देंगे तो वहां पे भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आपसे इनसे तो बेहतर सुनैन आपने देखे होंगे शाहीन के मैचेस, जिस तरह से उन लड़कों ने परफॉर्म किया था। सुफियान मकीन को आपने बाहर किया, उन्होंने इन तमाम टीमों को शिकस्त दी प्रैक्टिस मैचेस के अंदर। और आपकी जो मेन टीम है, मुझे लगता है कि वो जो 3 टीमें आपने शाहीन तैयार की थी उनके साथ भी इनके मैच करवा दें, वो तीनों टीमें इनको हरा दें, तो ये तो हमारी सिचुएशन थी। अरसलान, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आपको याद होगा जब हम T20 से बाहर हुए थे तो कहा गया जी नहीं अब तो सर्जरी होगी, अब नई टीम होगी, सब कुछ तब्दील कर दिया जाएगा। तो फिर हम अब देखें कि ये सर्जरी हुई है। फिर उसके बाद जिस तरह से आप बात करें मोहसिन नकवी के हवाले से, आकिब जावेद के हवाले से, तो उन्होंने तो खुद अपनी आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है अगर हम हार भी जाते हैं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब किसी किस्म की कोई परेशानी ही नहीं है। अब कल मैं वसीम अकरम को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि 6-7 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको बाहर निकाल दे टीम से, कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म कर दें और एक नई टीम बनाएं, फिर उनको 6 माह दे दें, उनको चेक करें। हमने बहुत बुरा खेला, लेकिन बांग्लादेश जो है वो उससे कम बुरा खेला, लेकिन उनमें इंटेंट नजर आया। पाकिस्तानी टीम में तो कोई इंटेंट था ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, किसी तैयारी के साथ गई नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं था इनका जीतने वाला। देखें हुसनैन बेहतर जानते हैं इन चीजों को कि ये जो बातें होती हैं इवेंट के बाद जी सर्जरी हो जाएगी, उखाड़ देंगे, बिछाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर की जाती हैं। आपने वर्ल्ड कप में देख लिया तो वहाब रियाज जो ऑल इन ऑल थे, जिनको सारा कुछ दे दिया था, सारा कुछ सौंप दिया था, और जब वर्ल्ड कप के बाद हम हारे और कहा सर्जरी करनी है, तो सर्जरी के नाम पे उनको ये तोहफा दिया कि उनकी सैलरी भी चलती रही, उन्हें वक्ती तौर पर सिर्फ सिलेक्टर के ओहदे से हटाया और उन्हें क्रिकेट अकेडमी के अंदर जो है वो फेंक दिया। तो ये तो हमारी सूरत-ए-हाल, और अब भी ऐसा ही होगा। आकिब जावेद इस टूर्नामेंट में अबूरी हेड कोच के नाम पे आए हैं। आज उन्हें जो है अगर वो सैक किया जाएगा सिर्फ इस नाम पे कि सर्जरी हो रही है, तो वो आपको क्रिकेट अकेडमी के हेड के तौर पे नजर आएंगे, डायरेक्टर के तौर पर नजर आ जाएंगे, या वो सिलेक्टर के ओहदे से हट के सिर्फ हेड कोच के ओहदे तक महदूद हो जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कह लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चापलूसों से घिरा हुआ है, और ब्यूरोक्रेसी को आपने उठा के सारे का सारा उसके अंदर फेंक दिया है, और आपको आपका सिस्टम जो है इस कदर नाकिस हो गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपने चंद लोगों को जो है वो अपने इर्द गिर्द रखा हुआ है जो कि सिर्फ वाह वाह करते फिरे, और जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो लोग टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं। हुसनैन इस बात को जानते हैं कि 50 लाख ये 5 मेंटोर्स जो सैलरी ले रहे हैं, ये तमाम किसी ना किसी चैनल पर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ही दिफा कर रहे हैं, बजाय कि वो इस चीज पे बात करें। तो ये एक जो है नए सिरे से हमें नए लड़कों को लेकर नए ये जो सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हमने अपने कंधों पर बिठा रखे हैं, उनको उतारने का वक्त आ गया है। बाबर आजम हूँ, रिजवान हूँ, शहीन हूँ, नसीम शाह हूँ। अरसलान, हम इसी तरफ आ रहे थे, शॉर्ट ही मेरा जवाब भी ले लीजिएगा क्योंकि हमारे पास 1 से 1.5 मिनट बाकी है। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान 2021-2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2024 का क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 22 का एशिया कप और उसी के साथ 23 का एशिया कप। 8 बड़े इवेंट्स ये लोग हार चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं कि इनको तब्दील नहीं किया जा सकता। देखिए
यही हम बात कर रहे हैं कि किस चीज के सुपरस्टार्स। हमने गलत लोगों को, गलत चीजों को जो है वो हम इन लोगों को गलत जगहों पे उठाते हैं। खासकर इनके जो माफिया है जो एक पीछे बैठा हुआ है, जो इनकी मैनेजमेंट के नाम पे जो इनके सो कॉल्ड मैनेजर्स हैं, वही मैनेजर जो हमें किसी फ्रेंचाइज के साथ मैनेजमेंट के किसी रोल में नजर आते हैं, वही लोग जो अगर उनका वो रोल खत्म होता है तो किसी टीवी पर बैठे किसी प्रोग्राम में नजर आते हैं। वहां से अगर उनको उनका जैक लगता है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में हसन चीमा के नाम के तौर पे सामने आते हैं। तो ये एक पूरा माफिया है जो इन सब लोगों को प्रोटेक्ट करता है और इन सब लोगों की पीआर के पीछे पीआर करता है। आपने बाकी टीमें भी देखी होंगी। इंडिया की एग्जांपल अगर आप रखते हो तो जायसवाल जैसा लड़का जो पाकिस्तान में अगर हो तो वो किसी एक फॉर्मेट में बाहर नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर किया। सिर्फ क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सिर्फ हम इसको टेस्ट तक महदूद करते हैं या T20 तक महदूद करते हैं। इसी तरह आपने बाकी भी मैच के दौरान देखा होगा कि जितने बड़े नाम थे जो अभी रिसेंटली इतना परफॉर्म करके उनकी टीम को उन्होंने T20 के अंदर कामयाबी दिलवाई, लेकिन जहां जिस फॉर्मेट का जो जिस जगह पे जिसका नंबर बनता है उसी पे वो खिला रहे हैं, उसी पे उसको नंबर जो है वो टीम में इन करते हैं जिस जगह जरूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है कि इन्हीं लेजेंड्स जो हमने सो कॉल्ड बना दिए हुए हैं एक मैच के ऊपर जो इन्होंने भारत से जीत लिया था, उसी की बेस पे हम जो है इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ भी मैदान में उतार देते हैं, हम बांग्लादेश के खिलाफ भी मैदान में उतार देते हैं। मसला ये है कि उतारने का मसला नहीं, मसला ये है कि उनसे जीत भी तो लो, आपसे उनसे जीता भी नहीं जाता। और यही जो आकिब बाल करते फिर रहे थे हुसैन, मैं जरूर यहाँ पे ऐड करूंगा कि इसमें हमारे भाइयों का, हमारे सहाफियों का कसूर है कि जिन लोगों ने इनको प्रोटेक्ट किया हुआ है और आज भी कर रहे हैं। आज भी आप ट्विटर खोल के देख लें, किसी एक जर्नलिस्ट का मुझे बता दें, चंद एक के अलावा शुएब हो गए, नसीम हो गए, चंद एक के अलावा मुझे बता दें कि किसी एक ने मोहसिन नकवी से सवाल किया हो, किसी एक ने मोहसिन नकवी से बात की हो, किसी एक ने पूछा हो कि आपने सर्जरी के दावे किए थे। मुझे बताएं कि कहाँ पे ऐसा होता है कि आप इंटरनेशनल कोच लेके आते हो, उसके साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेकिन आप एक मीटिंग करते हो, एक्स क्रिकेटर्स को बुलाते हो। आपने ये पहली दफा नहीं हुआ, आकिब जावेद वाहिद नहीं है जिन्होंने ये हरकत की है। इससे पहले मिसबाह हक ने भी ये हरकत की थी ज़का अशरफ के दौर में कि जब उन्होंने कंसल्टेशन के लिए बुलाया। बिल्कुल अरसलान, आप ठीक कह रहे हैं कि ये बातें अब बहुत पुरानी हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता और अब सवाल उठाना जरूरी है, वरना अगर इसी तरह चलता रहा तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अरसलान जट साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, और अपना तज्जिया पेश कर रहे थे कि अब जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको पूरा करना जरूरी है, वरना अगर यही रहा सिस्टम तो जिस तरह हम हॉकी से दूर हो गए थे इस तरह हम क्रिकेट से भी दूर हो जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे दाऊद जी, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज के खुसूसी सेगमेंट में हम बात करेंगे आपके सितारों के हवाले से। एग्जैक्टली क्योंकि एक्साइटमेंट तो होगी मुझे, क्योंकि दाऊद जी जो हमारे फल्कियात हैं वो हमारे साथ मौजूद होते थे। इवन जब से मैं शो में आई हूँ मैंने तो उनको सिर्फ स्काइप पर देखा है, लेकिन जब से आप आई हैं तो वो चल के आ गए। हाँ, लेकिन अब जो है वो इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है। दाऊद जी, इट्स वेरी ग्रेट टू सी यू हियर कि आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह। पहले तो आप वहाँ होते थे, लेकिन आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज आपके साथ हमारे 2 सेगमेंट होंगे, जितनी आपने कॉल्स करनी है करें, क्योंकि दाऊद जी आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं। जो कुछ आपने पूछना है, तालीम, सेहत, शादी, कारोबार, जो कुछ भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। दाऊद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टू हैविंग यू हियर इन इस्लामाबाद। सबसे पहले तो बताइए कि आए तो आप लाहौर से हैं, लेकिन साथ बारिश भी लेके आए माशाल्लाह से। इस्लामाबाद का वेदर कैसा लगा आपको? अच्छा, लाहौर से इस्लामाबाद तक ही बारिश थी। अच्छा। जैसे ही हमने लाहौर से स्टार्ट शुरू किया तो बारिश शुरू हो चुकी थी और यहाँ तक बारिश रही है, मगर इस्लामाबाद में शायद कम बारिश है, यहाँ तो रुक गई थी, मगर रास्ते में थी बारिश। सही सही। मौसम तो वैसे सबसे पहले हम स्काइप पे तो जब होते थे तो ब्रेक में पूछ लेते थे कि हसनैन और गजल का क्या बनेगा। तो पहले तो हसनैन और गजल से स्टार्ट करें। हसनैन और गजल का क्या बनेगा, तो कार्ड निकाल लेते हैं। हसनैन का एक ही कार्ड क्या नजर आता है, तो हसनैन का एक ही कार्ड निकालें। तो हसनैन बैलेंस कर रहे हैं, थोड़ा सा डबल माइंडेड भी हैं, कुछ चीज़ें अपने ऊपर फोकस की हुई हैं, उनको देख रहे हैं। हसनैन की सेकंड एनर्जी में देखते हैं। अच्छा हसनैन, आज मैं आया हूँ आपके पास, इंशाल्लाह आपकी जो नेगेटिविटी है, जो प्रेशर है, वो मैं इंशाल्लाह ख़त्म करके जाऊँगा। और गज़ल के कार्ड भी निकाल दें जनाब। तो गज़ल के क्या हालात नज़र आते हैं, तो गज़ल को तो अच्छा कोई बात दिल ना टूट जाए गज़ल का, इस वजह से गज़ल ज़रा थोड़ा सा हैरानकुन खबरें मिलती हैं गज़ल को। अच्छा, तो काफ़ी चीज़ें आगे बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। स्टार्टिंग विद सेगमेंट एरीज से दाऊद जी स्टार्ट करेंगे, और दाऊद जी स्पेशली 12 सेगमेंट आपने बता देने, ताकि जो ही आप 12 के 12 स्टार्स बताएंगे ना, उसके बाद हम ले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर कॉल का सिलसिला स्टार्ट होगा।
एरीज बुर्ज हमल 21 मार्च ता जनाब 20 अप्रैल। एरीज वालों का ये वीक, स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, कामों में बड़ी ज़बरदस्त मदद। आपके लिए इस वीक में स्पिरिचुअलिटी बड़ी ख़ास है, ख़ासकर कुछ चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही उसके फैसले हो सकते हैं इस वीक में। जॉब और बिज़नेस की बात करें तो जॉब और बिज़नेस कामों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा। और एरीज वालों के लिए मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत से मुतल्लिका भी पॉजिटिविटी रहेगी आपको इस वीक में। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब बुर्ज सौर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 अप्रैल था 21 मई होती है, वो बुर्ज सौर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। बुर्ज सौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज सौर वालों के लिए ये वीक बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि ये कार्ड है शुरुआत का, नई शुरुआत, बिगिनिंग। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं ज़बरदस्त किस्म की हेल्प आएगी, कामों में मदद आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप डबल माइंडेड भी नजर आते हैं। वो जो आपने बताया था वो मेरे स्टार में भी है। जनाब जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में आपको बड़ी ज़बरदस्त हेल्प होगी, कामयाबी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में तब्दीली, चेंजिंग, कुछ नया हो सकता है, तो इसके बारे में आप सोचिएगा क्या तब्दीली आ रही है आपके मामला से मुतल्लिका। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब बुर्ज जोजा, डेट ऑफ बर्थ 22 मई था 21 जून। जमनाई वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जमनाई वाले इस वीक में थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के रुके हुए काम हो सकते हैं इस वीक में। और जनाब यहाँ पे आपके पास टैलेंट है, कामयाबी है, करने के लिए बहुत कुछ है इस वीक में। जैसे कि जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज, कामयाबी, नया काम मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और मोहब्बत की बात करूं बुर्जौजा वालों की तो मोहब्बत से मुतल्लिका आप अपनी फैमिली से मुतल्लिका के मामलात को लेकर चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब कैंसर, बुर्ज सरतान, 22 जून था 23 जुलाई। तो जनाब कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वाले इस वीक में कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं और पार्टनरशिप भी हो सकती है, कुछ बड़ा तब्दील हो रहा है। अच्छा, ये जो तब्दीली है आप लोगों के लिए ये आपके हक में नज़र आती है, क्योंकि पुराने काम होना और दुआ, आप बिलाशुबा इस वीक में अपने बड़ों और बुजुर्गों की दुआ लेते हुए भी नजर आते हैं। और जॉब और बिजनेस की बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, कामों में मदद, बड़े काम हो सकते हैं इस वीक में। और मोहब्बत की बात करूं आप लोगों की तो मोहब्बत में भी कामयाबी मिल सकती है, आप लोगों को पॉजिटिविटी नजर आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लियो, बुर्ज असद। लियो वालों की डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई था 23 अगस्त। लियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लियो वाले काफ़ी मामला से मुतल्लिका थोड़े से उदास नज़र आते हैं। आप लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला नज़र आता है, काम रुके हुए हैं। आपने इस वीक में किसी से बहस, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना और बड़े कामों में हाथ नहीं डालना, क्योंकि वहाँ पे आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। जॉब और बिजनेस बिल्कुल बेहतर है, वाइट कलर का इस्तेमाल और वाइट कलर का सदका, मीठे का सदका ज़बरदस्त रहेगा। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में भी आपकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, चांस नज़र आता है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है विर्गो, बुर्ज शुमला, डेट ऑफ बर्थ 24 अगस्त था 23 सितंबर। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो इस वीक में आपके पास ऑप्शंस मिलती हुई नजर आती हैं, सोच विचार, ऑप्शंस, कामों में मदद, लेकिन फजूल खर्ची आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। ओवरऑल कुछ नया शुरू हो सकता है, खासकर आप लोगों का फ्राइडे और सैटरडे। जॉब और बिजनेस की बात करूं, जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी मिल जाएगी। और मोहब्बत की बात करूं विर्गो वालों की तो अपनी बातें अपने तक रखेंगे, फायदा होगा, तो पॉजिटिविटी तो है जनाब आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है लिब्रा, बुर्ज मेज़ान, डेट ऑफ बर्थ 24 सितंबर था 23 अक्टूबर। लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले कहीं ना कहीं मायूस, नेगेटिव और उदास नजर आते हैं। प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि प्रेशर से मामला डिस्टर्ब होंगे। ओवरऑल थर्ड पार्टी सिचुएशन, एंड ऑफ द वीक में आपको कामयाबी मिल जाएगी। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में कोई बड़ी खबर और हैरानकुन खबर, कहीं ना कहीं आप अपने मामलात को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में गुस्सा आपके रिलेशन को खराब कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसरत से पढ़ें इस वीक में। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है जनाब स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब, डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर था 22 नवंबर। अभी स्कॉर्पियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो सफ़र पेश आ सकता है, कामों में काफ़ी मदद होगी, लेकिन दी डेवल मौजूद है, तो हासदीन से बच के रहना। हासदीन से बचने के लिए आप लोगों ने सूरह फलक और सूरह नास पानी के ऊपर दम करके इस वीक में लाजमी पिए। जस्टिस और इंसाफ, कोई एग्रीमेंट भी साइन हो सकता है स्कॉर्पियो वालों के लिए। जॉब और बिजनेस की बात करूं
तो जॉब और बिजनेस में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कोशिश है। गुस्सा को कंट्रोल करें, कहीं आपके जॉब से मुतल्लिका या बिजनेस से मुतल्लिका मामला ख़राब ना हो। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में पॉजिटिविटी रहेगी, कामयाबी मिल सकती है। जनाब नेक्स्ट हॉरोस्कोप है सेजिटेरियस बुर्ज कॉस 23 नवंबर था 22 दिसंबर। नाम का आगाज हरूफ फे से। तो बुर्ज कॉस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इस वीक में। कोई नया मिल सकता है, काम मिल सकता है, लेकिन कुछ बातें माइंड में चल रही हैं तो उसके बारे में डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिसीजन अभी आप ना लें, क्योंकि इस वक्त डिसीजन लिया हुआ इस वीक में आपके लिए प्रॉब्लम का जो है वो सामना कर सकते हैं आप। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बहुत अच्छी हेल्प रहेगी जॉब और बिजनेस में। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में कोई दोस्त, कोई बड़ा आपकी मदद करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है कैप्रिकॉन बुर्ज जदीद 23 दिसंबर था 20 जनवरी और सैटर्न ज़ोहल के साथ ताल्लुक है। तो जनाब कैप्रिकॉन वालों की स्टोरी ऑफ द वीक, खासकर आपकी फैमिली से मुतल्लिका बहुत ज़बरदस्त हेल्प रहेगी। रिलेशन, फैमिली, घर के मामलात को आप बेहतर फील करेंगे। और द स्टार, इसका मतलब आपके स्टार्स की पोजीशन आपके हक में हो चुकी है। और एस ऑफ कप, कामयाबी भी मिल रही है। और जनाब जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है, द लवर कार्ड मौजूद है। और जनाब मोहब्बत की बात करूँ तो कम्युनिकेशन, राब्ते, ताल्लुक़ का बढ़ना आपके लिए बड़ा खुश आइंद रहेगा। नेक्स्ट हॉरोस्कोप है एक्वेरियस बुर्ज दिलो। एक्वेरियस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो एक्वेरियस वाले अपने मामला से मुतल्लिका बहुत पॉजिटिव रहेंगे। खासकर आपके माली मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। आप बेहतर पोजीशन पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन हासिदीन की निगाह भी आप मामला को कंट्रोल कर लेंगे। आपके पास इस वीक में स्ट्रेंथ है, कंट्रोल करने की पावर है, कामयाबी भी है। और जनाब आप लोगों के जॉब और बिजनेस, खुशियाँ, पैसा, दौलत और खुशगवार मूड रहेगा अपनी जॉब और बिजनेस में। और जनाब यहाँ पे मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है। तो जनाब मेरे पास लास्ट हॉरोस्कोप आप लोगों का बुर्ज हॉट पाइसिस 20 फेब था 20 मार्च। पाइसिस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो जनाब यहाँ पे द सन का कार्ड मौजूद है, लेकिन मामलात में कुछ डिले भी है, उदासी भी है, लेकिन अपनी बातें अपने तक रखने का ही आपको फ़ायदा मिल सकता है। आगाज़ ज़बरदस्त, लेकिन मिड और एंड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम। जॉब और बिजनेस नेगेटिविटी रहेगी, प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए आपको ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोज़ाना पढ़ें इस वीक में। और जनाब मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत से मुतल्लिका पॉजिटिविटी जो करना चाहते हैं हो सकता है, लेकिन कंट्रोल करके चलें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहब्बत को बेहतर करने के लिए कसरत से पढ़ सकते हैं। चलें जी, दाऊद जी ने 12 के 12 सितारों का हाल आपको बता दिया। यहाँ पे दाऊद जी तो हमारे साथ मौजूद, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो आप दाऊद जी को कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या कुछ आप इनसे पूछ सकते हैं मोहब्बत के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली अगर आप चाहते हैं तो वो भी दाऊद जी से आप पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0518901008, 0512462624 समथिंग लाइक दैट। नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। हमारे स्पेशल गेस्ट दाऊद जी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और आप उनको कॉल कर सकते हैं। स्पेशली कोई भी कारोबारी मामला पूछना है, एजुकेशन के हवाले से पूछना है, और नंबर आपके सामने आ रहे हैं 0518901008 और दूसरा हमारा नंबर है 0512624946। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। दाऊद जी चलें जी, आपका नंबर बताते साथ ही पहली कॉल आ गई है अमरीन की रावलपिंडी से। वाह वाह वाह। तो अमरीन बताइएगा, दाऊद जी हमारे साथ आज इन स्टूडियो में मौजूद है, क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल है कि मेरी सेहत खराब रहती है पार्ट टाइम, मतलब ठीक हो गया, आप कॉल पे ही रहिएगा, आपको इसके अभी बारे में जवाब देते पूछना हैं। चाहती सर पकड़ा रहता है आपका? जी सर दर्द रहती है, सर पकड़ा रहता है आपका? सर का नहीं इतना, और मतलब मुझे ज्यादा। अच्छा, इस तरह है कि आपको मैं एक अमल बता देता हूँ, वो आप अमल शुरू कर दो। 2 मरतबा सूरह फातिहा, 11 मरतबा आयतुल कुर्सी, और सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा अव्वलो आखिर, 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पानी के ऊपर दम करके 11 दिन ये आप अमरीन पानी पियो। और दूसरा इशा के बाद 41 टाइम आयतुल कुर्सी पढ़ो। ये 11 दिन का अमल कर लो, आपका सर दर्द, तबीयत और सेहत के इश्यूज काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अल्लाह चाहेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और रेमेडीज़ भी आपको बता रहा हूँ। आपने सैचरडे 5 चम्मच नमक के लेने हैं, पानी में वो नमक डालना है और उससे आपने नहा लेना है। ये आपका नेगेटिव ऑरा दूर करेगी। और दूसरा जो आपको पानी पीने के लिए बताया हुआ है वो पानी दम करके पिएं और रात इशा के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें।
11 दिन के बाद हमें कॉल करके दोबारा बताइए। चलें, 11 दिन के बाद आपने अमरीन कॉल करनी है। अस्मा कराची से मौजूद है। अस्मा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज दाऊद जी हमारे साथ मौजूद है, सवाल पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, क्या हाल है आप सबके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी, दाऊद जी को मैं वेलकम कहूंगी इस्लामाबाद में। मैंने कल भी कॉल की थी और मेरी अम्मी रोज पूछती दाऊद जी आए नहीं। मैंने कहा अम्मी रोज नहीं आते, सिर्फ मंडे को आते हैं। और अभी देख के हमें इतनी खुशी हुई कि आपको लाइव और माशाल्लाह से सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। दाऊद जी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह खुश रखे आप सबको। मैं दाऊद जी से ये पूछना चाहूंगी कि जी मैंने 11 दिन का सूरह फलक नास का अमल कर लिया है, तो अब आप मजीद मुझे क्या तजवीज़ करेंगे? तो अभी देखते हैं जी आपके क्या हालात जा रहे हैं। तो अस्मा के हालात को देखे सुकून तो आया है, अस्मा ज़िंदगी में सुकून आया है, डिसीजन है और हेल्प भी आई अल्लाह ताला की। मैं चाहता हूं कि आप अपने मामलात मज़ीद बेहतर करने के लिए आपको एक मैं अमल बताने लगा हूं, 11 दिन का अमल कर लो आप। अच्छा, ये अमल आपने इस तरह करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम वाकिना अज़ाबन्नार। ये आपने 1000 की तादाद पूरी करनी है 11 दिन। अगर 1000 टाइम नहीं पढ़ा जा सकता तो 111 मरतबा आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी अपने कामों की नीयत रख के पढ़ना है। इसके साथ ही एक छोटा सा अमल और आपके लिए ऐड करवा देता हूँ। आपने दरूद इब्राहिमी 100 टाइम पढ़ना है। 7 दिन का अमल है। अगरबत्तियाँ ले लेनी अपनी तादाद के मुताबिक, 2 ले लें, 11 ले लें, उनके ऊपर आप 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के उसको जलाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कामों में मदद आएगी। चले, मोहम्मद सईद रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी सईद साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सईद साहब। जी, दाऊद जी से मुझे पूछना है कि मेरी जॉब का इशू बना हुआ है तकरीबन 2-3 साल से। सही। तो पूछना है ये हफ्ता भी कैसा रहेगा और इस हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका जॉब का इश्यूज भी है और आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां भी हैं, नेगेटिविटी आ जाती है आपके जॉब से मुतल्लिका। मैं आपको पढ़ने के लिए एक ख़ास अमल आपके लिए बताता हूँ। आप ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 505 मरतबा पढ़ना शुरू करो और 11 दिन का अमल ये कर लो। और जब दिन वक्त मिले तो तीसरा कलमा कसरत से पढ़ो। इंशाल्लाह ताला आपके जॉब के इश्यूज काफ़ी सॉल्व होंगे। कैसर साहब हमारे साथ मौजूद है वेयाड़ी से। कैसर साहब सवाल पूछिएगा जल्दी से, वक्त कम है। कैसर साहब सवाल पूछिएगा। कैसर साहब आप जी सवाल पूछिएगा। कैसर साहब आपको आवाज आ रही है? चलो जी, कैसर साहब ड्रॉप हो गए हैं। जी दाऊद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़े दूर से आए थे। और दाऊद जी यही सिलसिला होता है, कॉल्स ऊपर आपको आवाज आ रही है हल्की हल्की, क्योंकि साउंड प्रूफ है लेकिन हल्की हल्की आवाज फिर भी आ जाती है। कॉल ही होती है लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। मेरा ख्याल है कि हमें ना इस तरह करना चाहिए कि किसी दिन पूरे एक घंटा जो है ना वो दाऊद जी को देना चाहिए। कॉलर्स आते रहें, दाऊद जी उनको तसल्ली से विर्द बताते रहें और उनके तमाम तर काम होते रहें। दाऊद जी इट्स प्लेजर कि आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और दाऊद जी और इनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि लाहौर से यहाँ पे आए और आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद थे। और दाऊद जी को स्टूडियो में देख के एक वाइब अलग थी और मजा भी आ रहा था। उस दिन अहमद मंजूर साहब भी आए थे तो यही वर्ड मेरे मुंह से निकला था कि इनको स्टूडियो में देख के वाइब अलग है। और अहमद मंजूर साहब भी लाहौर से आए थे और दाऊद जी भी लाहौर से आए। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।